महाराज कि वो अपने शब्दों से इस मंच को सुशोभित करें। महाराज भारत माता की, गौ माता की, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, जोर से बोलो सती दूर भाग जाएगी। भारत माता की। मान व सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान गांव के सरपंच महोदय जी, मास्टर देशराज जी, अन्नू बहन जी, रेखा बहन जी, सम्राट जी और अन्य पदाधिकारीगण, मेरे गांव के हमें शिक्षा देने वाले अध्यापकगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और आसपास के गांव से पधारे हुए सभी व्यक्तियों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेश जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि इन्होंने हमारे जो समाज सुधारक थे उनको जो पुण्यतिथि है, हमें उनके विचारों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए सुरेश जी के लिए। बातें तो लगभग सभी वक्ताओं ने बता दी है। हमसे बड़े बड़े वक्ता बैठे हैं, मास्टर जी बैठी है, अन्नू बहन जी बैठी है, सम्राट जी बैठे हैं। तो ये तो प्रखंड विद्वान लोग हैं जो समाज के हित की बात करते हैं। मगर जो मैंने इतिहास सावित्रीबाई फुले का पढ़ा, वाकई ही मेरी आंखों में आंसू आने वाला था। क्योंकि छोटी सी आयु में उनकी शादी हुई और जैसे हमारे सभी इतिहासकारों ने बताया कि जब वो शिक्षा के मंदिर में माता बहनों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी। तो वो बीते हुए दौर की बातें हैं। उस समय हमारा समाज गुलाम होता था, अनेकों कुरीतियां हमारे समाज में थी और उन्होंने उन सब कुरीतियों को देखते हुए और समाज सुधार के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे, वाकई में काबिल तारीफ है। कहते हैं उन्होंने 17 वर्ष की आयु में, बिल्कुल अल्प आयु में, उन्होंने सबसे पहले एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जहां कुछ चंद मातृशक्ति वहां पढ़ने के लिए आती थी। और उन्होंने धीरे धीरे फिर समाज के लोक कल्याण के लिए ज्योतिबा राव साहब के साथ मिलकर किए। अभी आज हम देखते हैं हमारा समाज अग्रणी है। आज यहाँ शिक्षा का मंदिर की बात हम करते हैं तो शिक्षा पहले भी दी जाती थी। मास्टर जी कह रहे थे वर्ण व्यवस्था वगैरह, इन पे चर्चा करेंगे आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा मंच मिला है जहां हर विचारधारा का आदमी बैठा हुआ है और सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। मास्टर जी और मेरे बीच तो कई सालों से अनूठा प्रेम है हमारा दोनों का। हमारी विचारधारा थोड़ी थोड़ी भिन्न हो सकती है मगर हमारे अंदर मन भेद नहीं है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर विचार हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मगर मन भेद किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। और सनातन धर्म हमें कभी भी किसी की भी बुराई करना नहीं सिखाता। जो सच्चा सनातनी होता है, जो धर्म का पालन करने वाला होता है, वो कभी किसी दूसरे की बुराई नहीं करता। और आज इस ठाणी गांव के इस पवित्र मंच पे मैं खड़ा हूं तो आज भी मैं 36 बिरादरी के सहयोग से ही खड़ा हूं। 36 बिरादरी ने जो हमको मान सम्मान दिया है, एक सनातनी होने के नाते मैं हमेशा हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूंगा। बात शिक्षा की आती है। अभी हमारे अनेकों लेखककार हुए, अनेकों इतिहासकार हुए, सभी ने अपने अपने मत के हिसाब से उन्होंने अपना इतिहास लिखा। तो हम सनातन को मारने वाले लोग हैं, सनातन पद्धति का पालन करते हैं। तो जो हमने पढ़ा है, अब मैं जो यहाँ मंच पे बैठे हैं, ये भी हमारा एक इतिहास होगा कभी समाज में। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी शायद लिखा जाएगा इतिहास में कि इतने इतिहासकार वहां बैठे हुए थे, उन्होंने अपने अपने मत ऐसे लिखे थे। तो जैसी जिसकी विचारधारा होगी वैसे उस विचारधारा के साथ वो जुड़ जाएगा। जैसे अभी हमारे एक वक्ता जी ने बताया था कि विचारों की लड़ाई है ये। तो शिक्षा पहले भी दी जाती थी। किस प्रकार दी जाती थी?
हमें हमारे वक्ता ने बताया था कि वर्ण भेद था, वो वर्ण भेद नहीं मैं उसको मानता, क्योंकि जो आज शिक्षा का केंद्र था जो पहले था, वहां क्या होता था, जो हमने पढ़ा है, हमारे गुरुजों ने पढ़ाया है कि गाय, गुरुकुल और धर्म के कार्य सभी एक जगह होते थे। वो क्यों होते थे, उसका कारण है क्योंकि शिक्षा सबसे जरूरी है, अहम है। शिक्षा के बगैर कुछ भी कार्य संभव नहीं होता। कहते हैं काल अक्षर भैंस बराबर। जो अनपढ़ होता है वो भैंस के जैसा होता है। भैंस के जैसा क्यों बोला, गाय क्यों नहीं बोला? क्योंकि गाय एक समझदार प्राणी है। आप गाय को कहीं भी छोड़ दो, वो शाम को जाके खुट्टे पे आ जाएगी, मगर भैंस को जोड़ से निकल जाए तो पूरा दिन ढूंढते रहिए, मिलेगी नहीं वो। इसलिए बोला है काला अक्षर भैंस बराबर। हमारी शिक्षा पद्धति है, वहां गुरुकुल होता था। गुरुकुल में ज्ञान, विज्ञान, साइंस, आयुर्वेद हर चीजें पढ़ाई जाती थी, और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य ध्यान दिया जाता था। स्वास्थ्य किस लिए? कि हमारा खान पान अच्छा रहे। अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो हम अवश्य ही शिक्षा में उत्तीर्ण होंगे और देश के भाग्य विधाता बनेंगे। इसलिए वहां गाय भी रखी जाती थी हर गुरुकुल के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ अलग विचारधारा के लोग बैठे हैं, वहां मंदिर भी होता था। मंदिर, शिक्षा से बड़ा मंदिर कोई नहीं है, मगर हमारी मन की शांति के लिए, हमारे जो विवेक हमारे दिमाग में आते हैं उनको शांत करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे महात्मा बुद्ध में हमें ध्यान कराया था। महात्मा बुद्ध हमारे सनातन धर्म के जो वैष्णव है, नारायण भगवान उसके 10वें अवतार है। बहुत से लोग इस चीजों को नहीं जानते और उनके अंदर फिर मन भेद आता है, मत भेद आते हैं। ये भी हमारे नारायण के एक अवतार है, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले थे महात्मा बुद्ध भी। तो ये एक जो व्यवस्था थी, आज हम पढ़े लिखे बहुत हैं, शायद आज ही कोई ऐसा घर होगा जहां बच्चा स्कूल में नहीं जाता हो, और जो हमारा इतिहास था उस समय भी नहीं जाते। ऐसे ही होता था कि गरीब से लेकर राजा तक का बेचा एक गुरुकुल के अंदर पढ़ता था। अगर सनातन धर्म इतना बुराई करता किसी की, तो राम सबरी के बेर नहीं खाता। राम केवट खतरनाक होता, इतना संकीर्ण मानसिकता का होता, इतना घटिया सोच अगर सनातन धर्म वाले रखते तो। अगर सनातन धर्म में इतनी मानसिक अच्छी सोच नहीं होती तो वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी, जो एक जिसका हम बोलते निम्न समाज से आया था। मगर ये जो हमारी व्यवस्था बनी, ये अंग्रेजों के आने के बाद बनी, क्योंकि इन्होंने इतिहास को तोड़ने के लिए देखा। आज हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर आज मैं देखता हूं इतनी बेरोजगारी है। क्यों है, किस लिए? आज हमारा साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी कोई कैंसर का इलाज मेरे को करके दिखा दो, कोई शुगर का इलाज करके दिखा दो, कोई टीबी का इलाज करके दिखा दो। इतने यहाँ बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, है किसी के पास इलाज? किसी के पास का इलाज नहीं है। फिर हमने तरक्की कहां से की है? अगर हम तरक्की करते तो आज इतने वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? हमारी मातृशक्ति वहां क्यों बैठी हुई है? अगर हमने तरक्की की है तो शिक्षा के साथ। तो मेरा मत है शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर संस्कार भी आना चाहिए। अभी हमारी बहन जी बहुत अच्छा इन्होंने उद्बोधन दिया, मुझे दिल की गहराई से मेरे आंसू टपक रहे थे अंदर के अंदर कि अनु बहन ने इतनी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मगर एक लाज लज्जा भी हमारी स्त्री का एक श्रृंगार है, क्योंकि जब तक हमारे श्रृंगार नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि जो एक नारी का तेज है, क्योंकि ये एक भाग्य विधातनी है, समाज को चलाने वाली है। अगर नारी समाज में नहीं होती तो ये समाज, मैं यहाँ नहीं होता, आप भी यहाँ नहीं होते। मैं आज भी बहुत से लोग देखता हूँ जो अन्य अन्य धर्मों को पालन करते हैं, मगर उन्होंने ना तो आपके माँ बाप की इज्जत करते और सुबह शाम नारियों को प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे धर्म का पालन करने वाले लोगों को क्या फायदा कि आप अलग अलग धर्मों का पूजा पाठ करें, अन्य पद्धति करें और नारी का आप अपमान करें। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, शिक्षा थी पहले, मगर जो वर्ण व्यवस्था थी वो काम के आधार पे थी। आज जो बेरोजगारी है वो उसी के कारण है कि हमने जो हमारा मूल काम था, कुम्हार था, कुम्हार के मिट्टी के बर्तन बनाता था, कुंभकार, प्रजापति जिसको हम बोलते हैं। कौन था वो? प्रजा को चलाने वाला था। लोग पहले कच्चे अनाज खाते थे, मगर पकाना किसने समझाया, सिखाया? कुम्हार ने। क्योंकि जब से उसने भगवान नारायण ने कुम्हार को समाज पे भेजा राजा दक्ष प्रजापति के माध्यम से, तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। उन बर्तनों में उसने आग के माध्यम से वो भोजन पकाना शुरू किया। तो हम इसको प्रजा का पति कहते हैं। जो प्रजापति होते थे वो कभी बेरोजगार नहीं थे, सबसे ज्यादा समृद्ध होते थे। उनके घरों में आप देखते हैं पुराने इतिहास उठा के, तो उनके घरों में सोने चांदी के बर्तनों से भरे पड़े रहते थे। जो हमारा अनाज होता था, अनाज के समान हमारे घरों में सोना चांदी ढेर लगे रहते थे। मगर अंग्रेजों ने आके सब व्यवस्था हमारी खराब की।
जो हमारा मूल काम था चरमकार, जिसको हम आज समार बोलते हैं, चरमकार था वो। जूतों का काम करता था, बड़े बड़ी इंडस्ट्री चलाता था एक चरमकार। खाती है बड़े का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था, सुनार सोने का काम करता था, बढ़िया वैसे करता था, क्षत्रिय अपना युद्ध लड़ता था। वैसे समाज हमारा जो है, जिसको आज लोग तुच्छ समझते हैं कि इनका काम तो निमन होता था, वो निमन क्या होता था? सेवा। सेवा से बड़ा कोई काम नहीं होता। कोई है तो बताओ। हर बंदा चाहते हैं कि जहाँ लंगर लग रहे होते हैं वहां सेवा करते हैं। भैया आपको लगाना तो लगाइए, आप किसी बुराई क्यों करते हो? आप अपना कदम अच्छा बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आज बहुत से वक्ता हैं, एक मेरी बहन जी बोल रही थी कि मूर्ति 36 भोग लगते हैं, मगर ये किसी का आस्था के अंदर भी होता है। मैं मानता हूं कि ये मूर्ति है वो 36 भोज नहीं खाती, मगर वो उस मूर्ति के आसपास जो भी जीव है, कीट पतंगे है, कुत्ते बिल्ली है, वो वहां के भोजन करते हैं, इसलिए वहां 36 भोज लगाए जाते हैं। मुझे पता है पत्थर कभी बोलता नहीं है, पत्थर कभी कुछ खाता नहीं है, मगर आपकी जो संकीर्ण मानसिकता है उससे ऊपर उभरेंगे तो मैं सोचता हूं कि आप देश को अवश्य ही भाग्य विधाता, ये राष्ट्र अवश्य उन्नति करेगा। अभी हमारे अध्यापकगण बोल रहे थे कि हमारे समाज में आज विभिन्नताएं हैं, कि मुझसे लोग घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, आप लोग भी घृणा करते हो। अगर आप लोग भी राम कृष्ण भगवान से, हनुमान से प्रेम करते तो आज यहाँ जो महापुरुषों की फोटो लगी हुई है उनकी भी फोटो लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए थी। आप लोग भी उनसे घृणा करते, इसलिए आप यहाँ फोटो नहीं लगाते। अब किसी भी सनातनी के धर्म के मानने वाले के घर जाइए, आप मेरे ऑफिस में जाइए, मैं सनातन को मानने वाला हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो मेरे घर लगी है, मेरे ऑफिस में लगी है, वाल्मीकि की लगी है, राम की लगी है, हर धर्म की लगी है। हम क्यों करें किसी की निंदा? हम बुराई क्यों करें? अगर हम किसी की बुराई करते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो उसके पाप अपने ऊपर ले रहे हो, तो हम ऐसा काम क्यों करें कि दूसरे का पाप हमारे ऊपर ले? अभी अन्नू बहन जी कह रही थी कि गृहिणी को नौकरी केवल करनी चाहिए। मैं अपना विचार रख रहा हूँ, गृहिणी का काम क्या होता है? आज हम पढ़े लिखे हैं, मगर आज हमारे बच्चों के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? आज हमारी मातृशक्ति सुबह टिफिन उठाती है और चली जाती है, बच्चों को कहाँ छोड़ती है? वो कोई केंद्र बना रखे हैं तो छोटे मोटे। क्या एक माँ के समान वो अपने बच्चे को वात्सल्य दे सकते हैं? वो केंद्र वाले क्या अपने माँ के समान वो गुण दे सकते हैं? क्या माँ के समान वो अपने प्यार कर सकते हैं उन बच्चों को? तो उन बच्चों का आप प्यार प्रेम नहीं दे रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो आपके बच्चे आप क्या उनसे क्या आशा कर सकते हैं कि बुढ़ापे में आपको रोटी देंगे? कोई नहीं देगा आपको बुढ़ापे में रोटी। तो गृहिणी का जो काम होता था, अपना घर का व्यवसाय चलाना होता था। व्यवसाय किस प्रकार से? पहले स्वेटर बुनती थी माताएं, अचार बनाती थी, सिलाई का काम करती थी, मगर आज हमारी बेटियां केवल पढ़ाई के पीछे लगी हुई है। बहने क्या, भाई भी देखता हूं मैं, BA, MBA, LLB, पता नहीं क्या क्या नौकरी कर रखी है, मगर उनको प्रैक्टिकल कोई काम कराए तो कुछ भी नहीं आता। तो भैया आपको नौकरी कौन देगा? कोई देगा नौकरी आपको? अगर मैं गौशाला चलाता हूँ, संचालन करता हूँ, अगर आपको गोबर उठाना नहीं आता तो मैं आपको क्यों रखूंगा? आज इतने बेरोजगार देश में बड़े हुए हैं, मगर हम किसी काम के लिए, प्रैक्टिकल काम के लिए किसी को बुलाते हैं तो कोई भी बेरोजगार मेरे को नहीं मिलता। जो हमारी शिक्षा पद्धति है, गुरुकुलों में हमें काम करना भी सिखाया जाता था, हमें लकड़ी काटना भी सिखाया जाता था, हमें खेत में काम करना भी सिखाया जाता था कि हम स्वावलंबी किस प्रकार बने। अगर हमें नौकरी नहीं मिलती तो कम से कम हमारे घर का पालन पोषण तो मुझसे कर सके। और पैसे सब कुछ नहीं है समाज में। आज हर बंदे के पास पैसे होंगे। इस गांव के अंदर भी करोड़पति लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, मगर अपनी आय का कम से कम, भैया भैंसा को टपकाना पड़ेगा। समाज से, लोगों से अनुरोध है कि हमें ना विचार भेद रखने ना मन भेद रखने हैं। अगर हमें समाज को आगे लेके जाना है तो हमें अपने आपसी मतभेद, विचार भेद सब कुछ हटा के हमें लोकहित के कार्य के लिए सोचना है। अभी मैं भी आजादी के 75वां वार्षिक महोत्सव बना रहे हैं, मगर अभी मैं जब वोट मांगने के लिए अनेक गांवों में गया, इतनी पढ़ाई लिखाई होते हुए भी आजकल लोगों के घरों में छत नहीं है। क्यों नहीं भैया? उसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद लोग भी हैं, क्योंकि आज हम सरकार के ऊपर आश्रित हो गए हैं। सरकार 1.5 2 रुपए किलो अपने को अनाज दे रही है, हम कोई काम नहीं करना चाहते। सरकारों का काम होता है हमको बेरोजगार बनाना, और वो काम आज सरकारें कर रही है। तो बेरोजगारी अगर खत्म करनी है तो अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल काम भी कराइए, चाहे वो गोबर ठाना भी क्यों ना हो। गोबर ठाना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा विज्ञान है। अगर गाय के अंदर आप देखें, गोबर के अंदर, तो मैं खुद खड़ा हूँ, कोई माने ना माने, 8 साल से मैं गोबर और गौमूत्र पीता हूँ भैया, और मेरे अंदर एक भी बीमारी नहीं है, एक भी विकार नहीं है। अगर किसी को ज्यादा जानकारी लेनी है तो राजू भाई दीक्षित को भी आप यूट्यूब पे जाके सुनिए।
अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, मेरी माता बहनों तंदुरुस्त रखना है, उनके अंदर संस्कार डालने हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको रोटी दें, तो उनको अच्छे संस्कार दीजिए, शिक्षा के साथ साथ उनको अच्छा खान पान दीजिए। आजकल मैं देखता हूँ कि गाय भैंस हमारे गांवों में खत्म हो रही है। आजकल बच्चा नौकरी लग गया, बोला गाय भैंस नहीं रखनी। और मैं एक IAS ऑफिसर को देखा था, अपने करनाल में है, वो ड्यूटी पे जाता है और गाय भी रखता है। क्यों रखते हैं? अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम किसके लिए पैसे कमा रहे हैं? तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए अच्छा भोजन करिए। अच्छा भोजन जब मिलेगा जब हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से जुड़ेंगे तो अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने आचार, अपने विचार और आपका जीवन है खुशहाल होगा। क्योंकि हम पैसे कमा रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए कमा रहे हैं, और आज हर बंदा बीमार है, रोगों से ग्रस्त है। तो फिर ये कैसा विज्ञान, कैसी शिक्षा? तो अपने आप को संवारिए, अपने विचारों को दूसरों को नीचा दिखाने काम कभी ना करें, मेरा ये अफसर से अनुरोध है। दोबारा से एक जोर से जयकार लगाएंगे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, जो सावित्रीबाई फुले अमर रहे। देश के शहीदों की, भारत माता की वंदे वंदे। जय श्री राम, वंदे गोमातरम, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शन गिरी महाराज जी।